डीएनए मित्रों, आज 8 जून है। ये तारीख हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 2 महीने पहले 8 अप्रैल के दिन ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच सीज फायर लागू हुआ था। लेकिन युद्ध विराम के पूरे 2 महीने बाद युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ईरान और इजराइल ने आज एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ तेहरान और तेल अवीव पर हमला नहीं है, यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के वॉर एग्जिट प्लान पर भी है, जिसकी कोशिश वो 2 महीनों से लगातार कर रहे थे। आज आपको जानना चाहिए युद्ध विराम के बीच ईरान और इजराइल अचानक एक दूसरे पर मिसाइलें क्यों बरसाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से हमला रोकने की अपील की है। इस अपील का ईरान और इजराइल पर क्या असर पड़ा, आज आपको यह भी समझना चाहिए। ईरान और इजराइल युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद वैश्विक तेल की कीमतें और बाजार कितने प्रभावित हुए, इस युद्ध के दोबारा शुरू होने का असर आप पर किस तरह पड़ने वाला है। जिस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार और करेंसी पर पड़ रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल जैसे देश आर्थिक रूप से बेअसर क्यों हैं, यह भी आज आपको जानना चाहिए। मित्रों, अब युद्ध के दूसरे चरण के बारे में पहले विस्तार से जान लेते हैं। 7 जून के दिन पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हो गए। इजराइल इससे पहले भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन नए हमले के बाद इसका जवाब ईरान ने दिया। बेरूत पर इजराइल के हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ईरान ने इजराइल पर अपने इस हमले को ट्रेलर कहा और इजराइल को चेतावनी दी, अगर हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके तो और भीषण हमला किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने इन सभी हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, यानी ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के हमले की खबर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, उनसे ईरान पर जवाबी हमला नहीं करने की अपील की। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग जानते थे डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील का क्या अंजाम होगा। जैसा लोग सोच रहे थे, हुआ भी वैसा ही। नेतन्याहू को मौके की तलाश थी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अपील नजरअंदाज करते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक के निर्देश दे दिए। आज सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में हमला किया। ईरान के तबरीज, इस्फहान और तेहरान में मौजूद मिलिट्री टारगेट्स पर हवाई हमले हुए। ईरान के एयर डिफेंस, रडार और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया। धमाके के बाद ईरान का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जलता हुआ दिखाई दिया। इसके जवाब में ईरान ने एक बार फिर इजराइल की तरफ चेतावनी के तौर पर मिसाइलें दागी। यानी इन मिसाइल्स का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। इजराइल पर कुछ मिसाइलें यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने भी दागी, जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है, अगर हिजबुल्लाह पर दोबारा हमला हुआ तो इजराइल पर फिर से हमले शुरू कर दिए जाएंगे और इस बार और भीषण हमले किए जाएंगे। इसका ट्रेलर ईरान ने 3 मोर्चों से हमला करके दिखाया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है, अगर बेरूत में फिर धमाका हुआ तो उसको फिर 3 तरफ से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती इजराइल को टारगेट करेंगे। इसके अलावा हूती ने इजराइल को धमकी दी है, लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर फिर से हमला शुरू किया जाएगा और इजराइल के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मित्रों, बाब अल मंदेब इजराइल के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यही कारण है कि हूती जब इस मार्ग को बंद करने या इजरायली जहाजों को निशाना बनाने की धमकी देते हैं तो इजराइल इसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती मानता है। अगर हूती ऐसा करते हैं तो इजराइल यमन में हूती के ठिकानों पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। मतलब साफ है, ईरान फिर जिस तरह अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इस युद्ध में कूदा है, उससे इस युद्ध का दायरा और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मित्रों, हम डीएनए में इससे पहले भी विस्तार से बता चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान ने नया संघर्ष शुरू करके उनके इरादों पर पानी फेरने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान और इजराइल से हमले रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए। इजराइल और ईरान दोनों ही तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है, बशर्ते कि अज्ञानता या मूर्खता उसके रास्ते में बाधा ना बने। नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी और पूरी तरह प्रभावी रहेगी जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता।
यानी युद्ध से निकलने की ट्रंप की कोशिश जारी है, लेकिन इजराइल और ईरान इसे गंभीरता से लेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। टीएनए मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए इस नए संघर्ष में अब तक इजराइल या ईरान में किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कभी भी युद्ध छेड़ने की इनकी आदत से दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर अधिकतम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 2026 को ब्रेंट क्रूड का दाम सर्वाधिक $126 प्रति बैरल था, जिससे भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों का बजट बिगड़ गया। हालांकि सीजफायर के बाद जब समझौते की उम्मीद बढ़ी तो क्रूड की कीमत घटकर $92 तक पहुंच गई, लेकिन इस नए संघर्ष के बाद एक बार फिर दुनिया में तेल के दाम 5% तक बढ़ गए। ईरान और इजराइल के बीच नए संघर्ष से ठीक पहले 7 जून की सुबह कच्चे तेल का दाम $92 प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद $97 प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी तेल, जिसकी कीमत नया संघर्ष शुरू होने से पहले $89 प्रति बैरल थी, मिसाइल हमलों के बाद $93 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई। यानी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। दोनों का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन देशों का इस युद्ध में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, उनका बजट बिगड़ गया। मित्रों, इस नए संघर्ष से तेल की कीमतें 5% बढ़ गई हैं। आज आपको जानना चाहिए हमारे देश भारत के लिए तेल की कीमत में 5% के इजाफे का क्या मतलब है। मित्रों, भारत रोज करीब 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जो हमारी खपत का 89% है। इस हिसाब से 5% तेल महंगा होने पर भारत पर रोज लगभग 23 से 24 मिलियन डॉलर यानी 220 से 230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यह सिर्फ एक दिन का हिसाब है, लेकिन 5% की यही बढ़त अगर पूरे साल बनी रही तो हमारे देश को सालाना 8 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सोचिए, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई से सीधे सीधे 80,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। मित्रों, ये रकम भारत के कई मध्यम राज्यों के सालाना बजट के बराबर है, लेकिन दूसरों के युद्ध की वजह से महंगा तेल खरीदने में खर्चा हो रहा है। मित्रों, आज आप भी ये सोच रहे होंगे, जिस युद्ध में भारत का कोई योगदान नहीं, जिस युद्ध में ना तो भारत के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, ना ही हमारा देश किसी देश पर गोलीबारी कर रहा है, अगर वो युद्ध भारत का इतना नुकसान कर रहा है तो जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। आज आपको जानना चाहिए पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले युद्ध को लड़ने वाले देश की इकोनॉमी पर इस वॉर का असर क्या पड़ा। आज हम ईरान की बात नहीं करेंगे, आज हम इजराइल की बात करेंगे। जो देश ईरान से युद्ध लड़ रहा है, उस इजराइल की इकोनॉमी पर युद्ध का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजराइल में महंगाई दर 1.8% थी और मार्च-अप्रैल 2026 में यह बढ़कर सिर्फ 1.9% हुई। यानी युद्ध के बावजूद इजराइल में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अभी भी नियंत्रण में हैं। युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजराइल में बेरोजगारी दर 2.7% थी, जो मार्च-अप्रैल 2026 में 2.8% हुई। यानी यहां भी बहुत मामूली बढ़त हुई। युद्ध के बावजूद बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बनी हुई है, नौकरियां उपलब्ध हैं, लेबर मार्केट मौजूद है। मित्रों, आज तनाव बढ़ने से इजराइल का शेयर बाजार 2 से 3% गिरा, लेकिन निवेशक इसे अस्थायी झटका मान रहे हैं, आर्थिक संकट नहीं मान रहे हैं। लेकिन युद्ध के दौरान जब भारतीय रुपए के साथ दुनिया के कई देशों की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट हुई, उस वक्त इजराइल की मुद्रा ने सबसे ज्यादा फायदा कमाया। इजराइल युद्ध लड़ रहा है, फिर भी उसकी करेंसी शेकेल पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले करीब 15% मजबूत हुई। जून 2025 में $1 लगभग 3.30 शेकेल के बराबर था। यानी $1 खरीदने में 3.30 शेकेल खर्च करने पड़ते थे। लेकिन एक साल बाद युद्ध के बीच जून 2026 में $1 लगभग 2.80 शेकेल के बराबर हो गया। यानी अब $1 के लिए सिर्फ 2.80 शेकेल ही खर्च करने पड़ते। एक साल पहले 1 शेकेल की कीमत करीब 23 रुपए थी, आज वही बढ़कर लगभग 30 रुपए हो गई है। यानी सिर्फ एक साल में इजराइल की जो करेंसी है वो रुपए के मुकाबले भी करीब 28%
महंगी हो गई। मित्रों, युद्ध के बीच इजराइल की मुद्रा मजबूत होने की वजह उस पर बाजार का भरोसा है। इजराइल की टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा कंपनियां दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं। इसलिए युद्ध के बावजूद इजराइल में विदेशी निवेश और डॉलर का आना जारी रहा और उसकी मुद्रा मजबूत हुई, जबकि युद्ध और हॉर्मुज संकट का असर सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है। मित्रों, इजराइल हमारा मित्र देश है। कई मुश्किल परिस्थितियों में इजराइल ने हमारी मदद भी की है। हमारे देश में इजराइल से लोग सहानुभूति भी रखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इजराइल जो युद्ध ईरान से लड़ रहा है उसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है और यह युद्ध जितना लंबा चलेगा भारत का नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। डीएनए मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध दोबारा शुरू होने का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। दुनिया के ज्यादातर बाजारों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाजार में गिरावट का कारण सिर्फ युद्ध नहीं। इस गिरावट की एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और चिप कंपनियों का बुलबुला फूटना भी है। आज आपको जानना चाहिए कि एआई और चिप कंपनियां किस तरह बाजार में गिरावट का बड़ा कारण बनी। लेकिन उससे पहले दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट के आंकड़े भी जान लीजिए। मित्रों, आज सबसे पहले ज्यादा गिरावट दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में आई है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इतनी भारी गिरावट की वजह से सर्किट ब्रेकर लग गया, यानी 20 मिनट के लिए शेयर बाजार में खरीद बिक्री को रोकना पड़ा। दक्षिण कोरिया के अलावा दूसरे शेयर बाजार भी प्रभावित हुए। जापान का शेयर बाजार आज करीब 4% गिरा। ताइवान के शेयर बाजार में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई और हांगकांग का शेयर बाजार 1% से ज्यादा गिरा। मित्रों, दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार पिछले कुछ समय से लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। साल 2026 की शुरुआत में कोस्पी 4,300 पॉइंट्स के करीब था, लेकिन जून की शुरुआत में 8,800 पॉइंट के पार चला गया। सोचिए, जिस वक्त दुनिया भर के बाजार मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से गिर रहे थे, उस वक्त दक्षिण कोरिया का बाजार 2 गुने से भी ज्यादा स्तर पर पहुंच गया। यहां तक कि दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट भारत से भी बड़ा बन गया। दक्षिण कोरिया से पहले से ताइवान ने भी एआई और चिप कंपनियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया था। युद्ध के बावजूद इन कंपनियों में दुनिया भर के निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। इसका सबसे ज्यादा फायदा ताइवान और दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट को हुआ। लेकिन आज दक्षिण कोरिया और ताइवान में एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। जो शेयर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मित्रों, 2023 में एआई का दायरा बढ़ने के साथ ही चिप की मांग में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह यह है कि स्मार्टफोन, डेटा सेंटर और एआई सिस्टम, हर किसी में चिप की जरूरत होती है। इसकी वजह से पिछले 3 साल से दुनिया के सबसे बड़े निवेशक चिप कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाते रहे। इन पैसों के दम पर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। एनवीडिया, एएमडी, सैमसंग, ब्रॉडकॉम और टीएसएमसी जैसी कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ताइवान का शेयर बाजार भारत के बाजार से बड़ा हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ एक कंपनी का है और वो कंपनी है टीएसएमसी यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक है। टीएसएमसी की मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। ताइवान के पूरे शेयर बाजार में अकेले टीएसएमसी का योगदान 42% है, यानी ताइवान के शेयर बाजार की कुल वैल्यू जितनी है उसकी लगभग आधी वैल्यू अकेले टीएसएमसी की है। इस साल टीएसएमसी के शेयर में 50% से ज्यादा की तेजी आई, जिसकी वजह से ताइवान का शेयर बाजार टॉप 5 शेयर बाजार में शामिल हो गया। ताइवान का शेयर बाजार पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर निर्भर है। जब इस सेक्टर में बूम आता है तो पूरा बाजार तेजी से भागता है। डीएनए मित्रों, चिप और सेमीकंडक्टर कंपनियों के बाजार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। चिप कंपनियों के शेयर नया रिकॉर्ड बना रहे थे। निवेशक आंख मूंदकर इन कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। लेकिन जून के पहले हफ्ते में अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी के आर्थिक नतीजों ने इस सेंटीमेंट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। इस कंपनी का नाम ब्रॉडकॉम है, जो गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक और ओपन एआई के लिए चिप बनाती है। कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए $16 अरब की कमाई का अनुमान लगाया, जबकि बाजार को $17 अरब से ज्यादा की उम्मीद थी। साथ ही कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी कमाई का टारगेट बढ़ाया नहीं। उम्मीद से केवल $1 अरब कम कमाई के ब्रॉडकॉम के आकलन से चिप कंपनियों के निवेशकों के बीच घबराहट फैल गई।
ऐसा नहीं था कि ब्रॉडकॉम की पूरे साल की कमाई कम होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में निराशा फैल गई। जादुई नतीजे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले लोगों को असलियत का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि चिप कंपनियां वैसा मुनाफा नहीं दे पाएंगी जिसकी उम्मीद में वो पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकी बाजार में इसका तुरंत असर भी दिखाई दिया। हफ्ते का आखिरी दिन यानी पिछला शुक्रवार अमेरिकी शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। नेस्डेक 4% से ज्यादा टूट गया, जो पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट है। चिप कंपनियों ने एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यू गंवा दी। सोचिए, दुनिया के सिर्फ 21 देशों की जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अमेरिका की चिप कंपनियों की वैल्यू में उतनी कमी एक ही दिन में हो गई। उम्मीद से कम नतीजों का अनुमान केवल एक कंपनी के लिए लगाया गया, लेकिन इसका असर सभी कंपनियों पर पड़ा और अब यह नुकसान अमेरिका से आगे बढ़कर एशिया तक पहुंच गया है। मित्रों, भारत के शेयर बाजार में भी आज गिरावट आई। सेंसेक्स 719 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, लेकिन इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का तनाव और तेल की कीमत में बढ़ोतरी है। चिप कंपनियों में फैली निराशा का भारत पर बेहद सीमित असर हुआ है। मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि चिप कंपनियों से उम्मीद टूटने का भारत पर क्या असर होगा। पिछले कई महीनों से भारत का शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने की वजह से परेशान है। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की एआई और चिप कंपनियों में लगा रहे हैं। सिर्फ 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन जब उन्हें चिप कंपनियों से निराशा मिलेगी तो वो निवेशक फिर से भारत की तरफ रुख कर सकते हैं, यानी भारत में लगने वाला जो पैसा दूसरे देशों में जा रहा था वो वापस आ सकता है। अनिश्चितता का एक नाम बाजार है तो दूसरा नाम राजनीति है। बाजार में कब कौन सा शेयर लुढ़क जाए और राजनीति में कब कौन सा कुनबा बिखर जाए, ये कोई नहीं जानता। ममता बनर्जी को भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि तिनका तिनका जोड़कर जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया उसी पार्टी के बिखरने की नौबत आ जाएगी। बिखरने की नहीं, बल्कि पार्टी के उनके हाथ से निकल जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। पहले तृणमूल कांग्रेस के 80 में से करीब 60 विधायक अलग हो गए और अब 20 से अधिक सांसदों ने भी बगावत कर दी। आज ममता बनर्जी भी दिल्ली में थी और उनके बागी सांसद भी दिल्ली में थे। एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए बैठकों में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ उनके बागी सांसद ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी छीनने की पटकथा लिख रहे थे। इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी एसआईआर और चुनाव आयोग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति सुझा रही थी। वहीं उनके बागी सांसद एक केंद्रीय मंत्री के आवास पर संसद में अलग व्यवस्था को लेकर मशवरा कर रहे थे। मित्रों, ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में एक से बढ़कर एक मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उनके सामने आज जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छिनने पर आज मोहर लग गई। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना ही स्थायी शत्रु होता है। यहां केवल समय और स्वार्थ ही स्थायी है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस चाणक्य सूत्र को एक बार फिर चरितार्थ कर दिया है। टीएमसी सांसदों का एक गुट आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा के 20 से अधिक सांसद शामिल थे। लोकसभा बैठक में सुखेंदु शेखर राय के अलावा और शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया, कालीपत सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, असित माल और काकोली घोष दस्तिकार भी मौजूद थी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस समय यह मुलाकात हो रही थी उस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के, हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जो और भी नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और वो इस बैठक में पहुंचे। इस बैठक के बाद टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अलग संसदीय गुट बनाने का प्रस्ताव रखा। बताया जा रहा है कि इस गुट का नेतृत्व सांसद काकोली घोष दस्तिकार कर रही है। सूत्रों का दावा है कि इस चिट्ठी पर उन सभी नेताओं के हस्ताक्षर हैं जो भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई बैठक में शामिल थे। काकोली घोष अपने साथ 20 सांसदों का समर्थन लेकर एनडीए के पक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। अब आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी से दूरी और बीजेपी से नजदीकी को लेकर काकोली घोष ने क्या कहा। हमारे जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं।
देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। इस पूरे के पूरे अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करें, रिश्ता करीब 50 साल पुराना है। छात्र दस्तिकार का और ममता बनर्जी का अगर हम बात करें तो रिश्ता ये लगभग 50 साल पुराना है और छात्र राजनीति के दिनों से दोनों साथ रहे। काकोली घोष दस्तिकार 4 बार ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई, लेकिन अब उन्हें टीएमसी की राजनीति में अराजकता और अव्यवस्था दिखाई दे रही है। मित्रों, यही राजनीति है। यहाँ रिश्ते, निष्ठाएं और समीकरण समय के साथ बदलते रहते हैं। कल जो साथ खड़े थे वो आज आमने सामने खड़े हुए। काकोली घोष की अगुवाई में दिल्ली में हुई टीएमसी सांसदों की बैठक में शामिल होने से पहले ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें टीएमसी के 11 सांसद शामिल हुए। इस बैठक के बाद सभी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। वहीं शाम को शताब्दी रॉय के आवास पर भी टीएमसी के बागी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ने के बाद जो कहा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी की स्थिति आगे कैसी होने वाली है। जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, ये लोग सब सामने आ गए। मित्रों, ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्ग का एक प्रसिद्ध विचार है, राजनीति में वफादारी अक्सर उस व्यक्ति के प्रति नहीं होती जिसने आपको मौका दिया, बल्कि उस शक्ति के प्रति होती है जो भविष्य में आपको फायदा पहुंचा सकती है। सोचिए, जो 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं, या कहिए कि जो टीएमसी को ममता बनर्जी के हाथों से छीनने की कोशिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं, वो वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीता था। आज से महज 1.5 महीने पहले तक उन्हें ममता बनर्जी की हर नीति और हर रणनीति सही लगती थी। वो ममता बनर्जी के एक इशारे पर किसी भी राजनीतिक लड़ाई में उतरने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब अचानक वही ममता बनर्जी और उसी टीएमसी में उन्हें खामियां नजर आने लगी, और ये खामियां भी ऐसी बताई जा रही हैं जो उन्हें पार्टी तोड़ने और नेतृत्व बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मित्रों, राजनीति में ऐसे बदलाव अक्सर सिद्धांतों से ज्यादा भविष्य की संभावनाओं से संचालित होते हैं। ये सभी सांसद अपने अपने राजनीतिक चश्मे से भविष्य के लाभ और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जहां उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अधिक सुरक्षित और लाभकारी दिखाई दे रहा है, वहीं उनकी निष्ठाएं भी उसी दिशा में झुकती हुई नजर आ रही हैं। यही राजनीतिक फायदा देखकर टीएमसी के 80 में से 60 विधायक पहले ही ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष ने ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट को मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी दे दी है। पहले विधायकों ने पार्टी पर नियंत्रण करने की जो पटकथा लिखी थी, अब सांसद भी उस पर अपनी मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी के हाथों से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी निकल सकता है? इस पूरे घटनाक्रम को कानूनी दृष्टि से समझना होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी राजनीतिक दल में विभाजन या किसी अन्य दल में विलय को कानूनी मान्यता मिलने के लिए संबंधित सदन में उस दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यदि किसी दल के 2/3 विधायक एक साथ अलग होने का फैसला करते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं, लेकिन केवल विधायकों के अलग हो जाने से पार्टी में औपचारिक टूट नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि 2/3 सांसद भी अलग गुट के साथ चले जाते हैं तो स्थिति और मजबूत हो जाती है। ऐसे में विवाद की स्थिति में यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किस गुट को मिलेगा। यानी अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक और सांसद दोनों ही बागी गुट के साथ खड़े हो जाते हैं तो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने की लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच सकती है। टीएमसी के 80 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इनमें से 2 विधायकों को पार्टी पहले ही निलंबित कर चुकी है, यानी प्रभावी संख्या 78 विधायकों की रह जाती है। ऐसे में 2/3 का आंकड़ा हासिल करने के लिए बागी गुट को कम से कम 52 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के 60 विधायक हैं। अब बात संसद की। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। 2/3 का आंकड़ा पार करने के लिए बागी गुट को कम से कम 19 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा और 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। वहीं राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद थे। आज सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया। अब यह संख्या घटकर 12 रह गई है। ऐसी स्थिति में 2/3 का आंकड़ा हासिल करने के लिए
बागी गुट के साथ कम से कम 8 राज्यसभा सांसदों का होना आवश्यक होगा। आज 20 से ज्यादा सांसदों ने एक साथ आकर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस पर टीएमसी और बीजेपी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। पार्टी का हार हुआ विधानसभा चुनाव में। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं सब लोग को तो मानसिक दृढ़ता नहीं रहता है, वो हालत खराब होने से अपने अवस्थान बदल लेते हैं, यही हुआ है। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया, टूटेगा। जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ। मित्रों, विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि संकट कभी अकेले यात्रा नहीं करता, वो हमेशा अपने साथ कई अन्य अप्रत्याशित मुसीबतों को लेकर आता है। ममता बनर्जी इस वक्त ऐसे ही अप्रत्याशित मुसीबतों का सामना कर रही है। पहले विधायकों ने किनारा किया, सांसद बागी हुए, आज 2 पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी और अब तृणमूल कांग्रेस का पार्टी मुख्यालय भी छिनने वाला है। कोलकाता में टीएमसी के जो मुख्यालय का भवन है उसके मकान मालिक ने जगह खाली करने को कहा है। बिल्डिंग के मालिक मोंटू साहा का कहना है कि टीएमसी के साथ किराए का एग्रीमेंट 2025 के आखिर में खत्म हो गया था। उन्होंने टीएमसी से दफ्तर खाली करने के लिए कहा भी था, लेकिन टीएमसी नेताओं ने जगह खाली नहीं की। मोंटू साहा ने कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कोलकाता के कैनाल साउथ रोड पर स्थित इस भवन में 2022 में टीएमसी का दफ्तर शिफ्ट किया गया था। तब से इसे तृणमूल भवन के नाम से जाना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की अधिकांश गतिविधियों का संचालन और समन्वय यहीं से किया गया था। पार्टी ने अपना मुख्यालय साहा परिवार की संपत्ति में इसलिए शिफ्ट किया था क्योंकि नेतृत्व असली तृणमूल भवन का नवीनीकरण करवाना चाहता था। एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद अब प्रॉपर्टी का मालिक टीएमसी का मुख्यालय खाली कराना चाहता है। आज हमारे संवाददाता टीएमसी के मुख्यालय पहुंचे, आइए आपको उनकी ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है टीएमसी भवन जो ईस्ट कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन रीजन पे है और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आउट होने के बाद इस मकान के मालिक मनोतोष शाह alias मोंटू शाह ने ये घर छोड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बोला, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद लास्ट संडे ने मंटू बाबू ने उसका बेटा अमित के साथ ये भवन पे आए, मगर कोई यहाँ पे उसको अटेंड नहीं किया और कोई उसके साथ फ़ोन में बातचीत भी नहीं किया। अमित बाबू ने बोल गया कि ये भवन, ये घर वापस लेने के लिए वो लोग लीगल स्टेप लेंगे। आज से 1.5 महीने पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि टीएमसी का मुख्यालय खाली कराने के लिए कोई थाने तक पहुंच जाएगा। टीएमसी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हनक से पूरा इलाका प्रभावित हो जाता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि पार्टी का मुख्यालय तक उसके हाथों से निकलने की कगार पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस पर पहले भी दूसरे दलों के पार्टी दफ्तरों पर कब्जा करने के आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट लगभग हर दल का आरोप रहा है कि टीएमसी ने उनके कई पार्टी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जैसे ही टीएमसी सत्ता से बाहर हुई, वैसे ही एक एक करके अलग अलग दलों ने अपने दफ्तर वापस लेने शुरू कर दिए। सीपीआईएम का दावा है कि उसके करीब 150 दफ्तरों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उसके 20 से अधिक कार्यालयों पर टीएमसी का कब्जा था। आरोप यह भी है कि टीएमसी ने स्वयं कोई दफ्तर खाली नहीं किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सीपीआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने दफ्तर वापस लेने लगे। अब टीएमसी मुख्यालय के प्रॉपर्टी मालिक का भी कहना है कि एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बावजूद पार्टी ने परिसर खाली नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने संपत्ति खाली करने की मांग की है। इस पूरे विवाद पर टीएमसी और बीजेपी का क्या कहना है, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। देखिए, सब लोग जानते हैं संडे वहां पर कोई नहीं रहता, तो वो जानकर भी कोई अगर किया है तो वो पब्लिसिटी या दूसरे कोई फैक्टर होगा। संडे दोपहर में कोई तृणमूल का लीडरशिप वहां पर नहीं रहता, ये सब जानते हैं। उनका जो किराया है सब क्लियर है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, और कब छोड़ना का है वो तो बोल दिया हमारा लीडरशिप। मित्रों, राजनीति में जब एक दरार आती है तो कई बार पूरा बांध टूटने लगता है। कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ होता दिखाई दे रहा है।
पार्टी दफ्तर, विधायक, सांसद और पार्षद सब एक एक करके साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। जो अब भी साथ हैं, उनके खिलाफ पुरानी फाइल खुल रही है। खुद को फाल्टा का पुष्प कहलाने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता जहांगीर खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल एसटीएफ और दार्जिलिंग पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में जहांगीर खान को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नेपाल भागने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर खान को टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में पार्टी का एक मजबूत स्तंभ कहा जाता था। फल्टा चुनाव पुलिस स्टेशन में जहांगीर खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने और अवैध उगाही समेत करीब 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने उसकी अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे जहांगीर खान का पता लगाने के लिए एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया। उसके एक करीबी सहयोगी के फोन को ट्रैक करते हुए पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गई। अब आपको सुनाते हैं जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी। इस वक्त फौल्ता में गांव-गांव में सनातनी हिंदू महिलाओं ने अपने हाथ में शंखनाद उठा लिया है, अपने गले में वो हल उलू ध्वनित कर रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे एक तरफ उलू की आवाज और दूसरी तरफ शंख निनाद में फलता की महिलाएं अपनी तरफ से अपनी जो दूसरी स्वतंत्रता दिवस है वो उद्यापित कर रहे हैं। दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं? बहुत खुश। आप कितने खुश हैं? बहुत खुश। दीदी, आप कितने खुश हैं? कितने खुश हैं? कितना सुकून मिला आपको? कितने खुश हैं आप? बोलिए बोलिए बोलिए। इस साल दुर्गा पूजा बहुत अच्छा से होगा, क्यों ना जितना असुर था वो सब फलता का जो महिषासुर है उसका निधन हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जहांगीर खान के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है। टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद ही जहांगीर खान को हालात का अंदाजा हो गया था। यही वजह थी कि उसने ऐन वक्त पर फाल्टा विधानसभा चुनाव लड़ने से भी किनारा कर लिया था, लेकिन वो कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। जैसे ही पुलिस ने उस पर कार्रवाई तेज की, वैसे ही लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया। सिर्फ जहांगीर खान ही नहीं, टीएमसी के कई नेता लोगों के आक्रोश का सामना कर रहे हैं। 2 दिन पहले टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर लोगों ने अंडे फेंके थे। लोगों का गुस्सा देखकर मदन मित्रा वहां से निकल गए। जो मदन मित्रा चुनाव से पहले भगवान राम को मुसलमानों से जोड़ रहे थे, जो दुर्गा पंडाल में खड़े होकर काबा और मदीना पर आधारित गीत गाते थे, वही मदन मित्रा आज लोगों को बता रहे हैं कि वो राम नाम धारण करने वाले हिंदू हैं। मित्रों, इसे ही हृदय परिवर्तन कहते हैं। मदन मित्रा का धर्म के प्रति हृदय परिवर्तन हुआ है और उनकी पार्टी के सांसदों का पार्टी के प्रति हृदय परिवर्तन हुआ है। लेकिन सांसदों का यह मन परिवर्तन ममता बनर्जी की 50 वर्षों की राजनीति पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये मित्रों, अब हम दिल्ली में आयोजित उस बैठक का विश्लेषण करेंगे जिसमें टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी शामिल थी। मित्रों, आज दिल्ली में इंडी अलायंस की बैठक आयोजित की गई। इससे पहले यह बैठक 1 जून 2024 को हुई थी, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से 3 दिन पहले। उस बैठक के 2 साल और 1 हफ्ते के बाद आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी अलायंस की 7वीं बैठक हुई। मित्रों, यह बैठक बंगाल चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने बाद आयोजित की गई। बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ने वाली टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम आज एक मंच पर साथ आए। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी। मित्रों, आज सवाल यह कि विपक्ष के नेता हार के बाद ही क्यों मिलते हैं? विपक्षी दलों में आखिर ये स्थिति क्यों है कि अब मजबूत हैं, जब मजबूत हैं तो दूर हैं, और जब मजबूर हैं तो पास है? इस सवाल को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आज की बैठक की पूरी कहानी समझ लीजिए। मित्रों, 23 पार्टियों की इस बैठक में शामिल होने का दावा किया गया, लेकिन जो डीएमके कुछ समय पहले तक इंडी गठबंधन का मजबूत हिस्सा मानी जाती थी, वो आज की बैठक में शामिल नहीं हुई। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस के हाथ मिलाने से नाराज डीएमके ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कांग्रेस शामिल है। इस तरह आम आदमी पार्टी भी आज की बैठक से दूर रही। उसकी आपत्ति भी कांग्रेस को लेकर है। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से एकजुटता दिखाने के लिए कल उनसे मुलाकात की, लेकिन आज की बैठक में पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा। यहां तक कि शिवसेना उद्धव गुट से भी कोई नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचा। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तो बैठक से जुड़े, लेकिन दिल्ली कोई नेता नहीं आया। इसे भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट के विवाद से जोड़ा जा रहा है।
सीपीएम बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन कांग्रेस को जमकर सुनाया। केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस के आरोपों को लेकर सीपीएम महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर गंभीर नाराजगी जताई। साथ ही बैठक में खुद न जाकर पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास को भेजा। जेएमएम की तरफ से भी पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जगह पार्टी के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद इस बैठक में पहुंचे। उद्धव ठाकरे की तरह हेमंत सोरेन भी बैठक से वर्चुअली जुड़े। अब ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन राज्यसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज हैं। सोचिए, 2 साल पहले की बैठक तक ये सभी पार्टियां इंडी गठबंधन का मजबूत हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन अब उनमें से 2 पार्टियां तो बैठक में पहुंची ही नहीं और बाकी 3 पार्टियों ने बैठक को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मित्रों, आज जो 23 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई, उनमें से 4 पार्टियों का संसद के किसी भी सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी संख्या के नाम पर तो इन्हें जुटा लिया गया, लेकिन जनाधार के मामले में वो काफी पीछे हैं। केवल 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनका लोकसभा में डबल डिजिट में प्रतिनिधित्व है, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी। आज टीएमसी की बगावत के बाद शायद उसकी भी संख्या डबल डिजिट में है या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है। डीएनए मित्रों, 3 साल पहले यानी जून 2023 में इंडी अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 पार्टियां शामिल हुई थी। जुलाई में जब दूसरी बैठक हुई तो पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, लेकिन अब यह संख्या घटकर 23 हो गई है। इनमें भी कई पार्टियां मजबूत स्थिति में नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद इन पार्टियों ने 5 प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखने का निर्णय लिया गया। नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के मामले में शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा मांगा गया। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और आम लोगों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा को लेकर केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। यह भी तय किया गया कि अब इंडिया गठबंधन के नेता हर 2 महीने के बाद मिलेंगे। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी, यानी इस बार 2 साल के बाद जो बैठक हुई वैसी स्थिति आगे नहीं आएगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सभी पार्टियों के बीच तालमेल जारी रहेगा। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गठबंधन चलाना कोई मजबूरी का सौदा नहीं है, बल्कि एक धर्म है। इसके लिए बड़े दल को अपने अहंकार को त्याग कर उदारता दिखानी होगी और छोटे दलों को अपनी अड़ियल राजनीति छोड़कर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों के भीतर इंडी अलायंस में यह भावना नहीं दिखाई दी। सबसे पहले इस गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही इससे अलग हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए और अब डीएमके भी अलग हो गई। डीएमके की जगह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि विजय भी साथ नहीं आए। मित्रों, गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोलिशन लैटिन भाषा के कोलिटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना या बढ़ना होता है। लेकिन इंडी गठबंधन स्थापना के समय से ही साथ चलने में असमर्थ दिखता रहा। गठबंधन का अंतर्विरोध बार बार सामने आता रहा। उदाहरण के रूप में आज की बैठक में जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल हुई, लेकिन राज्य स्तर पर दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी हैं। दिल्ली में भले ही एक मंच पर इनके नेता आ जाएं, लेकिन जहां इनका आधार है वहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं होंगी। यही हाल केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है। बंगाल चुनाव में ऐसा ही समीकरण टीएमसी और कांग्रेस के बीच दिखाई दिया। इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो एकजुट दिखने की कोशिश करता है, लेकिन राज्यों में ये पार्टियां एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन बन जाती हैं। बीजेपी के खिलाफ ये एकजुट तो हो गई हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो सीटों के त्याग के लिए तैयार नहीं होती। उस समय कहा जाता है ये गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, लेकिन राजनीतिक गठबंधन में यह अनेकता लोगों को सिर्फ असमंजस में ही डालती है। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे हैं। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। मित्रों, इंडी गठबंधन के गठन के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक प्रदर्शन तो छोड़ दें, इस गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2023 में गठबंधन होने के बाद से 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से केवल 4 राज्यों में इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियों को सत्ता मिली है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से जुड़ी कई पार्टियों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट पार्टियों को हार मिली। उससे पहले दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। केंद्र में सभी दल बीजेपी के विरोध में एकजुट होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में उनके बीच ही होड़ शुरू हो जाती है। यही वजह है कि गठबंधन के भीतर कुछ महीनों के बाद आपसी समीकरण बदलते रहते हैं। 2 साल तक बैठक नहीं बुलाने की वजह भी यही लगती है। बीजेपी के विरोध में 23 पार्टियों ने एक बार फिर एकजुटता का दावा किया है, लेकिन बीजेपी से बड़ी चुनौती इस गठबंधन के लिए आपसी मतभेदों को दूर करना है। मित्रों, अब हम रिश्वत आरोपी आईएएस अधिकारी को मिले सरकारी इनाम का विश्लेषण करेंगे। सरकारी इनाम का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अधिकारी को जिसे 1 साल पहले 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उसे बिना क्लीन चिट के फिर से अफसर की नौकरी दे दी गई है। सोचिए, जो अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में जेल गया, नौकरी से निलंबित हुए, लेकिन 1 साल बाद बिना किसी क्लीन चिट के उन्हें वापस नौकरी पर बहाल कर दिया गया। सिर्फ नौकरी बहाल नहीं हुई, बल्कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त कर दिया गया। डीएनए मित्रों, यह भ्रष्टाचार के आरोप से लिप्त एक प्रशासनिक अधिकारी का रेड कारपेट वेलकम जैसा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारी को बिना क्लीन चिट के नौकरी पर कैसे बहाल कर लिया गया? किन नियमों के तहत इन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया गया? क्या सिस्टम में कोई लूपहोल है? और अगर है तो इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? डीएनए मित्रों, इन सवालों के जवाब से पहले आपको यह जानना चाहिए कि ओडिशा का यह अधिकारी है कौन। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकमा ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में उप कलेक्टर के पद पर पोस्टेड थे। 8 जून 2025 को सतर्कता विभाग ने धीमन चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आरोप है कि धीमन चकमा ने एक स्थानीय कारोबारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी। जब धीमन चकमा अपने सरकारी आवास पर 10 लाख रुपए के रूप में पहली किस्त ले रहे थे, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विजिलेंस टीम ने छापेमारी में धीमन चकमा के घर से 47 लाख रुपए कैश भी बरामद किए थे। छापेमारी के बाद आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। करीब 1.5 महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन उन्हें इस मामले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। उनके खिलाफ पूरा मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियमित सुनवाई जारी है। विभागीय जांच भी अभी तक मुकाम पर नहीं पहुंची है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी कैसे बना दिया गया। आपको सिस्टम के इसी लूपहोल को समझने की जरूरत है। आखिर भारतीय सेवा नियमावली जो है 1969 कहती है कि निलंबन कोई अंतिम सजा नहीं है, यह केवल जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उठाया गया एक अस्थायी प्रशासनिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक यदि किसी अधिकारी के निलंबन के 90 दिनों के भीतर उसे चार्जशीट सर्व नहीं की जाती या जांच एजेंसी ठोस वजह नहीं बताती, तो निलंबन को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। राज्यों में एक सस्पेंशन रिव्यू कमेटी होती है। यह कमेटी दलील देती है कि चूंकि अधिकारी अब जांच को प्रभावित नहीं कर सकता और उसे घर बैठे आधी से ज्यादा सैलरी देना सरकारी खजाने पर बोझ है, इसीलिए उसे किसी कम महत्वपूर्ण पद पर बहाल कर दिया जाए। डीएनए मित्रों, यह कहा जा सकता है कि सिस्टम की सुस्ती और कानूनी समय सीमा का फायदा उठाकर धीमन चकमा को उप सचिव नियुक्त कर दिया गया। लेकिन यहां सवाल जांच एजेंसियों से भी किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के करीब 1 साल बाद तक इस मामले में कोई ठोस फैसला क्यों नहीं आया। कानूनन धीमन चकमा पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते वो दोषी नहीं है, लेकिन एक दलील तो यह भी हो सकती है कि जांच पूरी होने तक ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी। ऐसे में उनकी दोबारा बहाली क्या सिस्टम की विश्वसनीयता को कम नहीं करती? डीएनए मित्रों, धीमन चकमा का केस इकलौता केस नहीं है, बल्कि नियमों में लूपहोल्स निकालकर कई आरोपी अधिकारी ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। वर्तमान में देश में 1500 से अधिक ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं, लेकिन वो सस्पेंशन की अवधि पूरी करके या स्टे लेकर विभागों में काम कर रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय यानी डीओपीटी और राज्यों के सतर्कता विभागों के आंकड़ों के मुताबिक
किसी भी समय देश में औसतन केवल 2 से 3% आरोपी अधिकारी ही लंबे समय तक सस्पेंड रह पाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को कोर्ट में सुलझने में औसतन 8 से 10 साल का समय लगता है। भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई और राज्य विजिलेंस की दोष सिद्धि जो दर है वो मात्र 40 से 50% है, यानी आधे से ज्यादा आरोपी तकनीकी खामियों के कारण अंततः बरी हो जाते हैं। डीएनए मित्रों, धीमन चकमा का उदाहरण और ये आंकड़े अगली पीढ़ी के अधिकारियों को क्या सिखा रहे हैं? क्या ये सिस्टम का संदेश है कि पकड़े गए तो क्या हुआ, 11 महीने की सस्पेंशन की छुट्टी मनाओ, आधी सैलरी पाओ और 11 महीने बाद साहब बनकर फिर से कुर्सी पर बैठ जाओ। डीएनए मित्रों, ओडिशा में कल ही एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बैकुंठ नाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर छापेमारी में 2 करोड़ कैश, 14 प्लॉट, 4 बहुमंजिला इमारतें, 340 ग्राम सोना बरामद हुआ। बैकुंठ नाथ बेहरा अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन धीमन चकमा के केस को देखते हुए ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर 10 लाख की कथित रिश्वत और 47 लाख कैश रिकवरी के बाद अधिकारी बहाल हो सकता है, तो क्या 2 करोड़ कैश रिकवरी वाला इंजीनियर भी कल इसी रास्ते से सिस्टम में वापस आ जाएगा? डीएनए मित्रों, कानून बहाली की अनुमति देता है, लेकिन लोकतंत्र में कानून के साथ जवाबदेही भी जरूरी है और इस तरह के मामलों में सिस्टम को जल्द से जल्द जवाबदेही तय करने का कोई फास्ट ट्रैक मॉडल खोजने की जरूरत है। डीएनए मित्रों, अब हम एक अद्भुत खगोलीय घटना का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, वैज्ञानिकों और खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए आज की रात विशेष है, क्योंकि सूरज पर हुआ विस्फोट अब अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। 6 जून की सुबह सूरज पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। सूरज के जिस क्षेत्र में विस्फोट हुआ, वैज्ञानिकों ने उसे एक्टिव रीजन 4461 नाम दिया। इस विस्फोट के कारण करीब 1 अरब टन वजनी चुंबकीय प्लाज्मा का बादल अंतरिक्ष में निकला है। प्लाज्मा सूरज की अत्यधिक गर्म गैसों और चुंबकीय ऊर्जा का मिश्रण होता है। यह बादल एक सौर तूफान की तरह सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार लगभग 1400 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई जा रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस गति से कोई वस्तु महज 1 सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय कर सकती है। वहीं इसी रफ्तार से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति लगभग 30 सेकंड में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है, सिर्फ 30 सेकंड में। सोचिए मित्रों, जिस सूरज से हर सेकंड अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है, अगर उसका एक बड़ा विस्फोटक सीधे हमारी धरती को प्रभावित कर दे तो क्या होगा? सूर्य पर जो विस्फोट हुआ है उसकी ऊर्जा 13,000 परमाणु हथियारों के एक साथ विस्फोटित करने से उत्पन्न ऊर्जा से भी लाखों गुना ज्यादा बताई जाती है। यानी इतनी विशाल ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो हमारी हरी भरी धरती पर एक पल में मलबा और गैस के गुबार में बदली हुई ये नजर आएगी। पलक झपकते ही महासागर भाप बनकर उड़ सकते हैं और मानव सभ्यता का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ये ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी को 80,000 बार नष्ट करने के बराबर मानी जाती है। डीएनए में आज का संदेश। जिंदगी की ABCD में जिस इंसान ने A से एम, B से बिलीव, C से करेज और D से डिसिप्लिन का सही प्रयोग सीख लिया, उसे संघर्ष से जीत तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।